वेलकम टू जोग्ट एकेडमी चैनल, यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है अभिषेक बरवाल, जिन्होंने अभी एचएएस में रैंक 1 हासिल किया है। तो इससे पहले इन्होंने एसीएफ में भी रैंक लिया था। तो अपने कम से कम 3 या 4 साल से ये इस प्रेपरेशन में है। इनकी एक बोल सकते हैं कि एक 4 साल की जर्नी रही है और जहाँ पे पहुँच के इन्होंने ये इतना बड़ा एक मुकाम है ये हासिल किया है। तो आज मैं इनके साथ बातचीत करूँगा इनकी जर्नी के बारे में और हमारी जो प्रेपरेशन है उसके बारे में, और एक बड़ी अच्छी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे ताकि जो एस्पिरेंट्स है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक गाइडेंस प्रोवाइड हो जाए और एक पाथ सा मिल जाए ना, एक मोटिवेशन मिल जाए। तो उसमें हम ये कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, तो पूछना चाहूँगा कि आपका जो एक बैकग्राउंड रहा है ना, वो किस तरह का रहा है, किस बैकग्राउंड से आते हो आप, है ना, और कब आपको ये लगा कि हाँ यार मुझे इस तैयारी में जाना चाहिए? सर बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से हूँ, बट शिमला में रहता हूँ काफ़ी सालों से। बैकग्राउंड की बात करें तो सर मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने एनआईटी हमीरपुर से बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद सर मैंने 2 साल के अराउंड जॉब की है प्राइवेट कंपनी में, टाटा पावर में, दिल्ली में। तो उसके बाद मैंने रिज़ाइन करने का सोचा और सिविल सर्विसेज प्रिपेयर करने का सोचा। तो उसके बाद मैंने टाटा पावर से रिज़ाइन किया और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गया। तो इससे पहले मैं फॉरेस्ट सर्विसेज में भी वर्क कर रहा हूँ अभी, शिमला फॉरेस्ट डिवीज़न में, और उसमें मेरा 3rd रैंक आया था। तो उसके बाद एचएएस में 1st रैंक आया है। ओके, जैसे आपने कहा कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, है ना, तो आपने वहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे जॉब क्विट कर देनी है ना, और इस तरफ आना है। तो कितना लगा, आपको लगा नहीं कि एक रिस्क होने वाला है? देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे आज भी है जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या जॉब के साथ करना चाहिए या जॉब छोड़ दे। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज़ में कि जब आपने ये डिसीजन लिया था? सर रिस्क की तो बात करें तो डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स भर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और जो क्लियर कर रहे हैं वो बिल्कुल मुट्ठी भर लोग हैं जो क्लियर कर रहे हैं। तो रिस्क तो डेफिनेटली होता है, लेकिन अगर आपने कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो डेफिनेटली रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसे उसको रिस्क को कवर अप करेंगे, कैसे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से अपने गोल तक पहुंचेंगे। तो डेफिनेटली रिस्क तो हर चीज़ में होता है सर। वो अगर किसी चीज़ को करने की कोई आपकी इच्छा है, तो कुछ अच्छी चीज़ करने की इच्छा है तो डेफिनेटली रिस्क होगा, लेकिन बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको कवर अप करें और कैसे अपने गोल तक पहुँचें। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारा जो गोल है बड़ा क्लियर होना चाहिए और अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो फिर हम किसी भी लेवल का डिसीजन ले सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर आप, चलो यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ, फिर कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की? जैसे प्रीलिम्स का पहले किया या प्री और मेंस इकट्ठे किया? और क्या आपकी, बस ब्रीफली आपने ये बताना है कि क्या क्या आपके सोर्सेज रहे हैं और कैसी आपकी स्ट्रेटजी रही है प्री और मेंस और इंटरव्यू तक की? सर जब मैंने जॉब छोड़ी तो उसके बाद मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन लेवल 0 था। तो उसके बाद फिर मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले। लक्ष्मीकांत के साथ साथ फिर मैंने 1-2 महीने बाद एक महीने बाद स्पेक्ट्रम भी स्टार्ट किया। तो उससे मेरे को चीज़ों का थोड़ा पता लगने लगा कि चीज़ें क्या हैं, पॉलिटी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो उसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी कवर करता गया। और लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने गलती ये की थी कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में लगा रहा और सीधा मैं प्रीलिम्स के पेपर में बैठ गया विदाउट एनी प्रिपरेशन फॉर मेंस। तो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मेन गलती यही थी कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में नहीं की थी। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जब भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसको, जो मैंने आगे रेक्टिफाई भी किया, उसको इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करनी है। मेंस की भी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, और प्रीलिम्स के 2-3 मंथ्स पहले स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। उससे पहले यू कैन गो फॉर मेंस प्रिपरेशन अलॉन्ग विद प्रीलिम्स प्रिपरेशन। और जहाँ तक सोर्सेज की बात है सर, सोर्सेज बिल्कुल कॉमन है, वो मैंने पहले भी बताए होंगे और इंटरनेट पे भी अवेलेबल होते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत होती है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम होती है, इकॉनमी के लिए मैंने श्री राम IAS के नोट्स रेफ़र किए थे और NCERT रेफ़र की थी। जियोग्राफी के लिए NCERTs
और एटलस। तो ये शंकर IAS मैंने इकॉनमी इन्वायरमेंट के लिए रेफ़र की थी। तो ये कॉमन सोर्सेज हैं, वो सब फॉलो कर रहे हैं। बस हमें देखना ये है कि अपनी डेडिकेशन के साथ हम उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें, बिकॉज अल्टीमेटली प्रीलिम्स में आपका जो स्कोर अच्छा आएगा वो दैट इज़ ओनली कि पॉसिबल है जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा से हो। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि 1-2 बार रिवीजन हो, एटलीस्ट 10-15 बार एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी। और प्रीलिम्स में अगर इधर उधर से कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप लिंक भी कर पाएंगे कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी और एकदम से रिकॉल हो जाएगा। डेफिनेटली प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर भी आएगा। तो जैसे अभिषेक बोल रहा है कि रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि 10 या 15 बार रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये समझनी चाहिए कि रिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है। तो यही राज है आपका कि आपने 140 स्कोर किया है, तो इस हिसाब से आप HAS के प्रीलिम्स के भी टॉपर हो गए और जो फाइनल सिलेक्शन है उसके भी टॉपर है। तो अच्छा, 140 स्कोर किया, तो कौन से एरिया थे आपने जिस पे ज़्यादा फोकस किया, और कौन से एरिया ऐसे भी लगे कि आपको नहीं चलो इनको छोड़ भी दे तो चला जाएगा, चल पड़ेगा? सर मेरा मेन फोकस एरिया था लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड आपका HPGK। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम तो नॉर्मल बुक्स में अवेलेबल हैं। HPGK के लिए मैंने जो जगमोहन बलोत्रा रेफ़र की थी, और साथ में जोग्टा अकेडमी की बुक आती है, वो मैंने पेज टू पेज लाइन टू लाइन पढ़ी है जोग्टा अकेडमी की बुक प्रीलिम्स के लिए। तो वो मैंने रेफ़र की थी क्योंकि सर HPGK का इतना इंपॉर्टेंट रोल है प्रीलिम्स में, क्योंकि अराउंड 25-26 मार्क्स का क्वेश्चन जो आउट ऑफ 100 25 क्वेश्चन जो हैं वो HPGK के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली उसका रोल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऊपर से हिमाचल जी के फैक्चुअल भी रहती है। हिमाचल जी के फैक्चुअल रहता है, और वो फैक्ट्स हमें बुक्स में मिल जाता है, वो जोग्टा अकेडमी की बुक्स हो या फिर बलोत्रा हो, उसमें हमारे को वो वाला फैक्ट्स 80-90% हमें मिल जाता है। तो वो मेरा मेन फोकस पॉइंट था। अपार्ट फ्रॉम दैट सर करंट अफेयर्स जो रहता है, फैक्चुअल करंट अफेयर्स रहता है, तो वो मेरा फोकस पॉइंट था। अदरवाइज जनरल साइंस मैंने जैसे कभी पढ़ी नहीं हिमाचल के लिए, नहीं किसी के लिए, तो वो मेरा थोड़ा कम फोकस रहता था। जैसे इकॉनमी के लिए भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हिमाचल में, आर्ट एंड कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिमाचल में। करंट अफेयर्स के साथ जुड़ जाती है, स्कीम्स वगैरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन जो हार्डकोर इकोनॉमिक्स है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है उसमें। और बाकी मतलब हिमाचल के करंट अफेयर्स बजट इकोनॉमिक सर्वे से कवर बजट का बहुत रोल रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। तो उसके अपने पर्सनल नोट्स बनाने होते हैं, बजट के भी इकोनॉमिक सर्वे के भी। तो अच्छा, जैसे HPGK की हमने बात करी, तो HPGK भी तो ऐसा ही हो सकता है कि देखो कुछ फैक्ट्स तो मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं और वही फैक्ट्स की कई बार डिलीवरी हमें मेंस के लिए भी चाहिए होती है ना। तो शायद ये भी होना चाहिए कि जो प्रीलिम्स में जब पढ़ते हैं हम फैक्ट्स को उस तरह से करने की कोशिश करें, खासकर इकोनॉमिक सर्वे में से, और जो हमारा जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है कि वो वहाँ भी अब उसको यूज़ कर पाए। तो आपकी भी शायद ऐसी अप्रोच रही है। जैसे सर टूरिज्म पे मेंस पे क्वेश्चन आया था, तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे में एक डाटा होता है कि नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटेड दिस ईयर, वो एंटर करेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। दिस नंबर टूरिस्ट है, होम स्टेज कितने हैं, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन GDP, तो वो फैक्ट्स हमारा इकोनॉमिक सर्वे में रहता है। तो अगर हम मेंस में कोट करेंगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू गिव यू मोर मार्क्स। क्योंकि देखो हिमाचल में जैसे अभी मैं आपके साथ भी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने इस बार मेंस लिखे है, तो कुछ मार्क्स से वो रह गए किसी वजह से, तो उन्होंने अभी वो लोग क्या करें, अपने जो कमीशन में जाके अपने पेपर चेक कर रहे हैं, तो उनको ना चेक करते ये चीज़ अभी उनको फील हो रहा है इस चीज़ का कि हाँ उनकी गलती कहाँ रही है। तो सबसे पहली गलती उनकी ये भी है कि जिनको लगता है कि जो हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो शायद वो 4 मार्क्स में टू द पॉइंट मांगते हैं आंसर। अगर 3-4 क्वेश्चन का तो 3-4 ही पॉइंट्स दो, और उसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स एंड स्कीम भी दो ना। जैसे अगर कुछ भी जैसे टूरिज्म की बात करी तो उस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास सर्वे के अंदर सफिशिएंट है ना। 8 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप खुल के लिख सकते हो, और 20 नंबर में आपके पास पूरी फ्रीडम है कि थोड़ा लिबर्टी आप लिख सकते हो। तो इसलिए हिमाचल की खास बात यह है कि इसमें आपको तीनों चीज़ों में मास्टरी करनी पड़ेगी। तो आपके पास फैक्ट भी चाहिए, कंटेंट भी चाहिए, और एक अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए लिखने की। अगर आपको बड़ा आंसर लिखना है, कंटेंट भी चाहिए। तो इस तरह से तो ये तैयारी शायद प्रीलिम्स से अगर साथ साथ लेके चले इस तरह से तो बड़ा सही रहेगा। इस तरह से इकोनॉमिक सर्वे हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, हाँ, अब वही डाटा हमें मेंस में भी डालना है। और सेम पॉलिटी है, वो भी ऐसी है, हिस्ट्री वैसी है, क्योंकि पॉलिटी में हम प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल सारे पढ़ते हैं। अब कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक पे आ रहा है पॉलिटी पे, तो वो आर्टिकल हमें कोट करना ही पड़ेगा आंसर में। अगर कोट नहीं करेंगे तो कोई और कर रहा है जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपसे ज़्यादा ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अप्रोच रहनी चाहिए कि हमें साथ साथ तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, एक रोल रहता है कि जैसे जो खासकर बिगनर होता है
है ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो बड़े दुखी से हो जाते हैं। क्योंकि देखो मैं भी अपने एंड पे में बड़ी कोशिश करते हैं कि उनको ये समझाने की, देखो शुरू में दिक्कत रहती है, अगर शुरू में आपने ट्राई कर लिया वो भी बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज़ क्या है कि जो हिंदू न्यूज़पेपर है या एक्सप्रेस है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए तो हमें जीएस की नॉलेज होनी चाहिए पहले, बेसिक इकोनॉमी आनी चाहिए, पॉलिटी आनी चाहिए। तो थोड़ा सा शायद यहाँ पे एक पेशेंस रखने की ज़रूरत भी होती है। एक टाइम आएगा कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप जो बिगनर है बिल्कुल ना, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया ही है, तो उनको ना बड़ी तकलीफ आती है इस चीज़ में कि किस तरह से अपने को उस लेवल तक मोटिवेट कर पाए कि हाँ यार ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखें तो वो चीज़ें हो जाएगी। और ये भी मैं चाहूँगा आप इसको भी बताएं कि कैसे जल्दी से उस लेवल पे भी आ जाए कि चीज़ें समझ आने लग जाए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाए। तो क्या बताओगे आप इस बारे में? सर उसमें तो मेरा मेन यही है कि जो आपको बेसिक बुक्स बताई गई हैं उसको आप पढ़ना स्टार्ट करो। बेशक फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग में ज़्यादा समझ नहीं आएगा, तो उसको बार बार पढ़ते रहो तो आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी ब्रॉड होगी। अगर अंडरस्टैंडिंग डायरेक्ट बुक से आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। अगर पॉलिटी डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से समझ नहीं आ रहा है, जो नॉर्मली आ जाती है, अगर इन केस अगर लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम से आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप एनसीईआरटीज़ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटीज़ बिल्कुल बच्चों के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल लूसिड मैनर में उसमें समझाया जाता है। तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे आपकी नॉलेज भी ब्रॉडन होगी और आपको चीज़ें भी अच्छे से ग्रैस्प होंगी। और उससे फ़ायदा ये होगा कि जो न्यूज़पेपर में जो करंट न्यूज़ चल रही है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी, और जो एडिटोरियल हैं वो आप अच्छे से आप समझ पाओगे और अच्छा उसका प्रोज एंड कॉन्स उसमें एडिटोरियल्स में दिए होते हैं और आपको अच्छे से समझ आएगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो एडिटोरियल के एडिटर के दिमाग से अगर देखा जाए तो वो अपना प्रोज भी बताता है, कॉन्स भी बताता है और एक एंड में एक अच्छा सा कंक्लूजन देता है। तो यही चीज़ आपको एक्चुअल में आंसर में भी करनी है। अगर कोई एस्पिरेंट है वो अच्छे से एडिटोरियल पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी हाउ टू राइट आंसर्स इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। अच्छा, तो उसके बाद अगर एक तैयारी है मेन स्पेसिफिक, है ना, उसके लिए क्या अप्रोच रही है आपकी? सर मेन स्पेसिफिक जो बुक्स हैं वो तो सेम रहती है ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं, मतलब 30-40% टॉपिक्स होते हैं जो हमारे को नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए गूगल सर्च करना पड़ता है। अगर गूगल सर्च आप करेंगे, आगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम डाल दो या फिर नॉर्मल गूगल सर्च भी कर लो तो उसके ऊपर डाटा बहुत मिल जाता है। तो उसका आपने क्या करना है, 3-4 जगह से आपने 3-4 वेबसाइट्स खोलनी है उस सेम चीज़ की। तो वहाँ से जो बेस्ट चीज़ आपको लग रही है उसका बिल्कुल क्रिस्प नोट्स बनाएं, एक A4 शीट लें और बिल्कुल छोटा छोटा उसमें लिख दें ताकि वो रिवाइज़ करने में भी आगे हेल्प करे। तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो मेरे हिसाब से क्रिस्प नोट्स का रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली सर क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम्स के जब टाइम होता है तो वहाँ पे नॉर्मली एस्पिरेंट जो होता है वो परप्लेक्स कर जाता है कि इतना सारा रिवीजन को है, मेरा मतलब नेक्स्ट मैं कैसे अटेम्प्ट कर पाऊँगा। तो क्रिस्प नोट्स का ये फ़ायदा होगा कि बिल्कुल क्रिस्प होंगे एक तो वो 2-3-4-5 घंटे में जितना भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर रिवाइज़ करेगा वो अलग कॉन्फिडेंस भी होगा उसको कि मेंस में मैं अच्छी तैयारी है मेरी, अच्छा रिप्रोड्यूस करूँगा। तो मेन ये रहता है सर, नॉर्मल बुक्स तो सेम रहती हैं, बाकी नोट्स बनाने होते हैं इंटरनेट से। और एचपी स्पेसिफिक की अगर कुछ वो है तो एचपी स्पेसिफिक की एचपी की मेंस की जोक्टा बुक भी आती है। उसके अलावा गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं एचपी की, टूरिज्म पॉलिसी वगैरह, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह जो भी स्पेसिफिक हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में मिलता है, तो उसमें भी हम जाके उसके नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो आप ये चाहते हो कि एक क्रिस्प नोट्स हो जो कि आपको बाद में कैरी करने के लिए आसान हो जाए ना, जिसको आप एंड मोमेंट में भी आप रिवाइज कर पाओ। तो ऑब्वियसली तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, मुझे भी यही लगता है कि हमारे पास क्या है कि तो सिलेबस की बड़ी जानकारी अच्छी होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर का थोड़ा पेपर भी देख लेना चाहिए, तो उससे ना एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप किस तरह से अपने नोट्स बना रहे हो? अच्छा, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत रहती है। जैसे कई बच्चे तो ऐसे कि जो शुरू में नोट्स बनाने लग जाते हैं ना, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि किस पॉइंट पे नोट्स बनाने होते हैं? क्योंकि देखो सारा तुम नोट्स पे बना नहीं सकते हो, तो फिर किताबें बन गई ना, क्योंकि उनको तो आप रिवाइज नहीं करोगे। तो कौन सी ऐसी स्टेज होनी चाहिए कि जब लगे कि हाँ कि अब नोट्स बता देने चाहिए? सर मेरे हिसाब से एक रीडिंग तो नॉर्मल माननी चाहिए बुक्स को। अगर कहीं से नोट्स बना रहे हैं या फिर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको एक रीडिंग मारो, फिर उसको दोबारा जब पढ़ोगे तब उसके बाद नोट्स बनाने शुरू करने चाहिए, रादर देन कि फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स बनाने लग जाओ। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आप नोट्स बनाने लग जाएंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप उतार दोगे अपनी नोटबुक में, तो वो सिमिलर सेम कंटेंट हो जाएगा, तो आप क्रिस्प नोट्स नहीं बना पाएंगे उसमें। अगर एक दो बार आपने पढ़ लिया है वो चीज़, वो टॉपिक पढ़ लिया है, तो डेफिनेटली अगर नेक्स्ट टाइम आप पढ़ोगे तो मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही आप लिखोगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में बनाने लगेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप उसमें लिख देंगे।
तो जी अभिषेक की बातों से मैं अभी तक तो ये लग रहा है कि जो तैयारी कर रहे हैं लोग, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बहुत ही हाई फाई बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा एक बुक की लिस्ट पढ़ रहे हो। नॉर्मल किताबें हैं, उन्हीं को पढ़ो और उन्हीं में से नोट्स बनते हैं और उनमें ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, है ना। तो इस तरह का हमारा एक तरीका होना चाहिए तैयारी करने का। अच्छा, दूसरा है कि ऑप्शनल, है ना। तो आप ऑप्शनल के बारे में आपकी कैसा एक्सपीरियंस रहा है ऑप्शनल के साथ? सर ऑप्शनल मेरे हिसाब से मेरा तो इस बार हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल था। इससे पहले मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है। तो वो एक बड़ा ऐसा क्वेश्चन है कि आपका पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपने लिखे हैं मेंस, है ना। तो ये हमेशा रहा है कि ऑप्शन को लेकर एस्पिरेंट्स में कि ये लूँ ये ना लूँ, और कई बार हमने ये भी देखा है कि जिनकी सिलेक्शन होती है पहले उनके पास कोई और ऑप्शन होता है, बाद में वो चेंज कर जाता है। तो आपके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है, तो इसमें क्या आप बताओगे आप इसके बारे में? सर मेरा मेन तो मानना ये है कि अगर कोई ऑप्शन नया चूज़ कर रहा है, नया स्टूडेंट है, तो उसको पहले लास्ट ईयर के मार्क्स देखने चाहिए कि किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, किस ऑप्शन में बिल्कुल मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि कई ऑप्शनल ऐसे हैं वहाँ पे कितना भी ट्राई करो वहाँ पे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। तो उसको डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट के अलावा ये चीज़ें भी देखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसका गोल है सिलेक्शन का। इंटरेस्ट से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो मेन उसको ये भी देखना चाहिए कि लास्ट ईयर के मार्क्स, उससे लास्ट ईयर के मार्क्स, किस पर्टिकुलर ऑप्शन में मार्क्स भी मिल रहे हैं, अगर इंटरेस्ट है तो उसमें मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपको मार्क्स भी देखने हैं। अब ये नहीं है कि उसमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें हीरोइज़म में आप वो वाला ऑप्शन ले लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपके उसमें मार्क्स नहीं आएंगे और फिर सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा जिसमें अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं और थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट भी है, तो वो आप ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस ऑप्शन में मार्क्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो वेरी करता है सर, हर साल वेरी करता है। अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट लिया है, अगर उसको लग रहा है कि उसने उसमें मास्टरी कर ली है, डेफिनेटली ही कैन गो फॉर दैट ऑप्शनल और उसमें अच्छे मार्क्स लेकर हाँ, जब सिलेक्शन हो जाती है, जैसे इस बार पॉलिटिकल साइंस में अभिषेक नाम है उनका 9th रैंक के बाद पिछली बात हुई थी, वो बिल्कुल इंडिविजुअल डिस्कशन है कि अगर तो उसके उन्होंने मार्क्स नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है। 111 नंबर लिए उन्होंने डेफिनेटली और जीएस में अच्छा स्कोर किया, चलो सिलेक्शन तो ले ली, जी है ना। सर। पर फिर भी तो आपका जो डिसीजन था जब आपने लिया ऑप्शनल के लिए, तो क्या सोच के आपने हॉर्टिकल्चर लिया, तो क्या क्या पॉइंट्स आपने नोट किए? तो मैं यही चाहूँगा कि जो आपके कुछ पॉइंट्स ऐसे रहोगे जो आपने स्पेसिफिकली नोट किए इसके। सबसे पहले तो मैंने लास्ट 3-4 साल की मार्क लिस्ट निकाली कमीशन की वेबसाइट से। उसमें मैंने देखा कि मार्क्स किस में अच्छे आ रहे हैं, एक सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी वगैरह सब में मार्क्स अच्छे आ रहे थे। तो उसमें मेरे को एक हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट भी मतलब थोड़ा वो दिखा कि उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने उसका सिलेबस देखा लास्ट ईयर का, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट आउट लिया मैंने 7-8 साल का। फिर उसमें मैंने देखा कि डूएबल क्वेश्चंस हैं अगर इन केस मेरे को तैयारी करना पड़े। तो फिर मैंने उसके सोर्सेज सर्च करने की कोशिश की और फिर अपने एक सोर्सेज की लिस्ट बनाई कि मैं इस सोर्सेज से रेफ़र करूँगा। तो उसके बाद मैंने तैयारी की और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की मतलब वर्बली किए हॉर्टिकल्चर के 7-8 साल के। तो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स आपने पूरा एक इंजीनियर वाला दिमाग लगाया इसमें, जी जी ना किस तरह से चीज़ों को डेफिनेटली जोड़ता है। डेफिनेटली। अच्छा, तो सोर्सेज क्या रहे आपके मेन सोर्सेज? क्योंकि अब कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने ले लिया है वो चाहेंगे ऑब्वियसली कि उनको पता चले कि क्या क्या सोर्सेज रहे। सर मेरे हॉर्टिकल्चर में तो पर्टिकुलरली तमिलनाडु मेन जो सोर्स था, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नोट्स होते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के के कहाँ मिलते हैं नोट्स? आप सर ये गूगल सर्च करेंगे TNAU नोट्स, तो वो Okay. सबसे ऊपर उसी का नोट्स आते हैं। ठीक है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के नोट्स होते हैं, वो साइट मैंने रेफरेंस रखे थे। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सर क्लास 12th क्लास 11th की वोकेशनल कोर्सेज़ की NCERTs आती हैं। वो स्पेसिफिकली फ्लोरिकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब लेरिकल्चर के लिए, इन सब के लिए अलग अलग NCERT की बुक्स आती हैं क्लास 12th और 11th की। तो वो मैंने स्पेसिफिकली रेफ़र की थी। और उसके अलावा सर यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस में देखता था इन केस मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उससे फिर सब कुछ मिला के मैंने एक जगह अपने बिल्कुल 100 पेज के मैंने नोट्स बनाए थे अपने हॉर्टिकल्चर के। 100 पेज के जी, नोट्स? अराउंड रफली 100-110 पेज के नोट्स बनाए थे मैंने रफली अपने हॉर्टिकल्चर के। तो एक दिन हॉर्टिकल्चर से पहले 1-1.5 दिन मिलता है रिवाइज़ करने के लिए, तो वो बिल्कुल आसान होता है 100-150 पेज रिवाइज़ करना। तो ये मेरा देखो, ये आपको हमें सीखना चाहिए यहाँ से कि इन्होंने पहले तो एंड मोमेंट पे डिसाइड किया कि ऑप्शनल चेंज करना है, और उसके बाद जैसे मैंने बताया एक इंजीनियर का जो दिमाग होता है वो लगाया, सारे रिसोर्सेज के बारे में जाना, देखा,
प्रीवियस ईयर में क्या है, उसके बाद मटेरियल इकट्ठा किया और उसके बाद अपना इतना प्रिसाइज मटेरियल तैयार कर दिया जिसको कि एक दिन में रिवाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि और सर सबसे बड़ी दिक्कत हॉर्टिकल्चर में ये थी कि मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा था कि कहाँ से मैं सोर्सेज किससे पूछूं सोर्सेज। तो ये जो सोर्सेज हैं ये मैंने अपने आप सर्च करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के सिलेबस देख के अपने आप डिसाइड किए थे। किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था कि ये सोर्सेज रेफर करने हैं। चलो, आपने इतनी मेहनत करी है तो मैं चाहूँगा कि आप, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहता है ना, चलो आपने मेहनत की है कि आप उनको गाइड कर पाओ, तो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता हो, आप कैसे पहुँचे आप तक, क्या चाहो? सर मेनली सोशल मीडिया में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है मेरा abhishek.barwal से, वहाँ पे मैसेज कर सकता है। फेसबुक पे मैसेज कर सकता है, अभिषेक बरवाल से ही मेरा हैंडल है। इंस्टाग्राम तो सोशल मीडिया में मेरे को कर सकता है, तो वहाँ पे मैं हर एक जो क्वेरी होती है उसको सबको रिप्लाई करता हूँ मैं वहाँ पे, दे कैन कांटेक्ट मी। ठीक है, तो इस तरह से अपना ऑप्शन आपने तैयार किया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी रहता है कुछ रोल इसमें, जैसे ऑब्वियसली रहेगा, कुछ रिपीट भी होते हुए क्वेश्चन। मैंने सर पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए थे, उसका प्रिंट आउट ले लिया था और जब भी कोई टॉपिक पढ़ता था तो उसके सारे मैं 7-8 साल के क्वेश्चंस देखता था कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो फिर उसके नोट्स भी मैं उसी के हिसाब से बनाता था जिस हिसाब से क्वेश्चन आते थे। और मैक्सिमम जो होते हैं क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ऑल्दो इस बार जो हॉर्टिकल्चर का पेपर आया था वो पिछले पूरे डिकेड का टफेस्ट पेपर था मेरे हिसाब से, और थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था इस बार, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चंस रिपीट कर जाते हैं। तो इसलिए मेन फ़ायदा यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कि आपके नोट्स भी उसी के हिसाब से बनेंगे। जो ये तो सभी ऑप्शनल के लिए है, सभी को देखने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, बहुत चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो सर, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो GS 1 2 3 हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस की तो मुझे भी लगती है कि ये बहुत अहम चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि जितना शुरू से इसके ऊपर काम किया जाए उतना सही रहता है, क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो बड़ी फोकस रहती है इस तरह से। चलो जी, तो आपकी एक किस तरह से आपने सोर्सेज उठाए, तो थोड़ा सा कुछ आपसे थोड़े बड़े डीप से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपका देखो 4 साल का एक जर्नी रही है ना, तो इतना आसान तो नहीं होता कि 4 साल आप पढ़ रहे हो, फिर आपने जॉब भी छोड़ रखी होती है, एक सोसाइटी का प्रेशर रहता है, पीयर ग्रुप का रहता है कि चलो किसी की सिलेक्शन हो गई, कोई कहाँ चला गया सॉरी। तो उस टाइम को आपने ना किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखा कि हाँ मुझे करना है बस? नॉर्मली सर 99% केस में तो हमारा ये होता है कि 99% लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि नेचर ही एग्ज़ाम का ऐसा है। वो उसके किसी एस्पिरेंट के हार्डवर्क पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं है, लेकिन नेचर ही एग्ज़ाम का ऐसा है कि कुछ बिल्कुल कम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो 99% केस में होगा कि वी आर गोइंग टू नॉट सक्सीड इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उसमें सर मैं तो ये करता था कि इन केस ऑफ एनी फेलियर तो आई यूज़ टू मेडिटेट एवरी सिंगल डे। आई यूज़ टू वेक अप एंड मेडिटेट। और मेडिटेशन से ये रहता है, पहले मैं एक्सरसाइज करता था, फिजिकल एक्सरसाइज 15-20 मिनट के लिए, फिर 20 मिनट के लिए मैं मेडिटेशन करता था। तो उससे ये रहता था फिजिकली भी आप फिट रहते हैं और मेंटल भी आपकी फिटनेस रहती है अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि सर उस टाइम पे स्ट्रेस इतना बिल्डअप हो जाता है, इन केस आप फेल कर रहे हैं तो स्ट्रेस इतना बिल्डअप हो जाता था कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो मैंने सर आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन किया था। तो उसी को मैंने आगे कंटिन्यू कर रखा था। मैंने 2-3 साल कंटिन्यूस मेडिटेशन की है। उससे ये रहता था कि थोड़ी एक तो स्ट्रेस कम होता था, और जो कंसंट्रेशन की मैक्सिमम सर मुझे लोग पूछते हैं कि कंसंट्रेशन की दिक्कत आ रही है, 2-3 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर मेडिटेशन करेंगे तो आपकी मेंटल कैपेसिटी भी बढ़ेगी चीज़ों को इनटेक करने की। अगर मेंटल कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली 9-10 घंटे जो इस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है एक दिन में, वो आप दे पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हार्डवर्क ही है, ऑब्वियसली लक तो है ही है, लेकिन हार्डवर्क ही है जो आपने 9-10 घंटे तो मिनिमम देना ही है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये मेरा देखो, आपने यहाँ पर ना मेडिटेशन की बात की। अगर मैं पर्सनली करूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है मेडिटेशन, क्योंकि मैं अभी जहाँ भी जो भी मैं कर पाता हूँ शायद इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने बड़ा पर्सनली एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। कई बार क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें के आंसर में बाहर नहीं मिलते ना, हम जिस मर्जी से पूछ लो, कई बुक्स पढ़ लो तो नहीं मिलते। बट अब जब हम मेडिटेट करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, तो वो चीज़ हमें अपने अंदर से ही मिलने स्टार्ट हो जाती है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक काइंड ऑफ थर्ड आई हो सकता है ना, हंच बोल सकता है। तो ऐसे गट फीलिंग होती है। तो एक तो ये भी मुझे लगा है कि शायद मेरे को तो ये भी बेनिफिट होता है आज की डेट से कि बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में मेरी हेल्प करता है। और ऑब्वियसली बात है, देखो
फिज़िकल हेल्थ होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो शायद ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि हमें मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ लेके जाती है। तो मैं भी चाहूँगा कि जो हमारे एस्पिरेंट्स है, जो तैयारी करते हैं, तो उनको ना इस चीज़ को अपनाना चाहिए एटलीस्ट कि क्योंकि फ्री की चीज़ है। तो फ्री में ऐसा तो कुछ है नहीं कि कहीं आपको कुछ पे करना है और अपने घर पे बैठना है आराम से और 20-25 मिनट लगाना है तो इसके रिज़ल्ट है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं भी इसको प्रैक्टिस करता हूँ और अभिषेक है आपके सामने रैंक 1 लेके आएगा, तो इन्होंने भी प्रैक्टिस किया। बट एक चीज़ देखो, जब मैं तो बहुत साल पहले स्टार्ट किया था, तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत इसमें आती थी कि डिसिप्लिन में, है ना। तो आपके नज़र में ना कि सबसे पहले तो बताओ ये डिसिप्लिन है क्या? देखो ना, बहुत सारी जनता को तो ये लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब है पंक्चुअलिटी, है ना। तो ज़िंदगी में तो डिसिप्लिन हर चीज़ के लिए चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि डिसिप्लिन अगर आप किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो, मान लो स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो उस टाइम में शायद डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ी कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए उस टाइम। तो इस पे क्या बताओगे आप, कैसे मेंटेन करें इस चीज़ डिसिप्लिन को? नहीं, हाँ मुझे करना है, ये कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है पढ़ाई के साथ साथ, ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और मैं सस्टेन भी कर पाऊँ तैयारी को। तो कैसे बताओगे? डिसिप्लिन के मेरे हिसाब से 2 एस्पेक्ट हैं, एक फिज़िकल एस्पेक्ट है और एक मेंटल एस्पेक्ट है। फिज़िकली आपको भी एक्टिव रहना है, फिज़िकली फिट रहना है, क्योंकि अगर कोई फिज़िकली फिट नहीं होगा तो वो टेबल चेयर पे बैठ ही नहीं पाएगा। तो ये आपका फिज़िकल एस्पेक्ट है, तो उसको दे कैन गो फॉर एक्सरसाइज, रनिंग, वॉक, जो भी कर सकते हैं। और मेंटल जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिसिप्लिन का, वो मेंटल है। तो जो कोई इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये बनना है, और उसके बाद दीज ऑल थिंग्स दैट आई हैव टू डू आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। अगर वो उसके दिमाग में कंटिन्यूस चलता रहेगा तो उसको अंदर से मोटिवेशन भी मिलेगी कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। मोटिवेशन मिलेगी तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। और अगर उसके अलावा सर डिस्ट्रैक्शन हमारी बहुत रहती हैं, सोशल मीडिया हो गया या फिर वेब सीरीज़ वगैरह हो गए, तो उसको भी आपको कंट्रोल करना है। और वो सब कंट्रोल तभी होगा जब आपका इनर मोटिवेशन होगा, और इनर मोटिवेशन तब आएगा जब आप फाइनल रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कि जब मेरा रैंक आएगा, जब मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद क्या क्या चीज़ें मैं करूँगा, या फिर क्या मेरा स्टेटस होगा, क्या सिचुएशन होगी मेरी। तो उसके साथ साथ आपका इंटरनल मोटिवेशन भी आ जाता है सर। हाँ, तो देखो ना, इस चीज़ में तो मुझे भी लगता है कि देखो ना, हर एक चीज़ में एक ये बोल सकते हैं बड़ी मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है ना। एक स्पोर्ट्समैन को उस लेवल की मैच्योरिटी दिखानी होती है, एस्पिरेंट को कुछ और दिखानी पड़ती है, हर चीज़ में ही है ना। तो यहाँ भी ये लगता है कि आपको लगता है कैसा है किस तैयारी में कि हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, क्योंकि वो मैच्योरिटी ना दिख जाती है कि उसकी सिलेक्शन की बुक्स में दिख जाती है कि कौन सा सोर्स पढ़ रहे हो आप, और आपकी आंसर राइटिंग किस तरह की है। तो इसको कैसे बताओगे कि क्या ऐसा होना चाहिए कि हाँ, कि बोले कि यार हाँ, एक मैच्योर तरीके से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तो सक्सेस मिलना ना मिलना अलग बात है, बट उस पाथ में आपकी प्रिपरेशन जाए तो उसके लिए क्या बोलोगे? सर मैच्योरिटी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका डिसिप्लिन और डेडिकेशन है। अगर इंसान डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, तो डेफिनेटली बुक्स जो अवेलेबल हैं वो तो सभी पढ़ ही रहे हैं और सभी ने खरीद के रखी हैं। अगर डिसिप्लिन है और मोटिवेटेड है तो वो उन बुक्स को बार बार पढ़ेगा। आप इमेच्योर अगर कोई एस्पिरेंट होगा तो वो एक बार पढ़ के बोलेगा कि मैंने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, राइट। और मेरे को सब आता है, लेकिन और या उस सोर्सेज बढ़ा देगा अपने, और या फिर बोलेगा कि मैंने एक बुक ये वाली एक बार पढ़ ली, दूसरी बुक में एक बार पढ़ता हूँ। हाँ। तो वो इमेच्योरिटी है। मेरे हिसाब से मैच्योरिटी वो है कि अगर उसने एक बार पढ़ी है तो वो सोचेगा कि मैं दोबारा पढ़ूंगा तो उसमें मुझे और चीज़ मिलेगी, फिर दोबारा पढ़ूंगा तो और चीज़ें मिलेगी, उसके अंदर ही चीज़ें मिलने लग उसके अंदर बिल्कुल मिलने लग आपको ऐसा लगता है कि आपने बुक पढ़ी है और आपको सब आता है, लेकिन हर बार जब जैसे अभी भी मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा तो मेरे को नई चीज़ें और नहीं मिलेगी। डेफिनेटली। तो वो मैच्योरिटी है कि बार बार चीज़ों को, आंसर राइटिंग में भी यही है, एक बार आप आंसर राइटिंग करोगे आप। अच्छा, तो आंसर राइटिंग भी चलो ठीक है, या हमारी बात यहाँ तक पहुँची है, तो आंसर राइटिंग भी की क्या रोल रहेगा आंसर राइटिंग का? आपने करी आंसर राइटिंग पहले, तो कैसे कितना आंसर राइटिंग का ही सबसे बड़ा रोल है सर मेंस में, क्योंकि एक्चुअल में मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। अगर किसी ने आंसर राइटिंग नहीं की होगी, एक तो ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट हिज पेपर, और सेकंड थिंग ये होगा कि आपका जो कंटेंट होगा, मतलब कंटेंट डिलीवरी होगा, कंटेंट तो चलो आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक कंटेंट डिलीवरी होता है जो आपको मेंस एग्जामिनेशन में करना है। वो कंटेंट डिलीवरी आप एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे, वो तभी डेवलप होगी जब आपने आंसर राइटिंग की होगी। तो मैंने भी मॉक टेस्ट पेपर्स उससे पहले दिए थे, मेन से पहले दिए हैं। तो उससे फ़ायदा यही हुआ है कि एक तो आपकी कंटेंट डिलीवरी अच्छी इंप्रूव हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखनी है, कैसे बॉडी लिखनी है, कैसे कंक्लूजन लिखनी है, कैसे आपको डायग्राम्स को फिट करना है आंसर्स में, कहाँ पे फिट करना है, कहाँ पे एग्जांपल्स देने हैं, कहाँ पे फैक्ट्स लिखने हैं।
तो आपको जो फीडबैक मिलता है आंसर राइटिंग करके, उससे अकॉर्डिंगली आप अगर इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रोवाइज़ करेंगे, तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर। तो यहाँ भी हमें एक अगर बार बार ही करेंगे, आंसर 1-2 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे, तो ही इसमें हमें एक लेवल अटेन होगा कि हाँ आप इस लेवल का आंसर लिख सकते हैं। देखो इवैल्यूएशन भी जैसे कई बारी, जैसे हम लोग टीचर करते हैं, कोई और करता है, और कई बारी एक टाइम ऐसा जाता है कि खुद ही करने लग जाते हैं, है ना। वो भी एक लेवल है कि उस वहाँ तक पहुँचोगे तो बड़ा आसान सा होने लग जाती है चीज़ें, ठीक है। तो ऑब्वियसली जैसे अभी अभी हमने बात की, कितनी अच्छी जर्नी रही है आपकी, चैलेंजिंग भी रही है, तो ऑब्वियसली जो है तो करता ही इंसान, जब सक्सेस मिलता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो अच्छा भी लगता है ना। तो आपकी फैमिली ऑब्वियसली साथ रहती है ना, बीच में थोड़ी परेशान भी जाते हैं परिवार वाले कि क्या ही कर रहा है ना। तो आपकी फैमिली का आपको क्या रहा आपके साथ सपोर्ट। और एक क्वेश्चन आप इसमें और ऐड करूँगा मैं आपके, कि जब आपका फाइनली सिलेक्शन बना तो उस टाइम एक कैसा, मतलब एक माहौल होता है ना, किस तरह का लगा आपको कि हाँ यार मैंने फैमिली कुछ दिया है। सर फैमिली का सपोर्ट तो डेफिनेटली था ही। इससे पहले 3 बार जैसे मैं फ़ेल हुआ था, तो कभी उन्होंने क्वेश्चनिंग नहीं की कि क्यों फ़ेल हुआ, कैसे फ़ेल हुआ, कहाँ कम रह गए। जस्ट वो रिज़ल्ट पूछते थे तो मैं मना करता था, तो दैट्स इट, वहाँ पे बात ख़त्म। और वो आगे हमेशा आगे अच्छा इम्प्रूव करने का मोटिवेशन देते थे। तो सेम रिज़ल्ट का भी रहा था। जब मैंने रिज़ल्ट बताया था तो दे वर फाइनली सेटिस्फाइड कि ऑल्दो वो एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे कि अच्छा, अगर जैसे मैंने उनको बताया था कि मेंस अच्छे हुए हैं और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद तो दे ऑल वर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। रैंक 1 है तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो उससे पहले भी आपकी सिलेक्शन हो चुकी थी, उससे पहले भी फॉरेस्ट सर्विसेज में 3rd रैंक आया था। और आपकी सिस्टर भी पहले ही एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे जुडिशरी में। उनका जुडिशल सर्विसेज में 2nd रैंक आया था 2018 में। तो चलो अच्छे से आपने अचीव कर लिया। तो वैसे जनरल से क्वेश्चन है एक, तो अभी क्या चाहते हो आप कि इसके बाद, देखो अभी तो लाइफ पूरी पड़ी है, सर्विस आपकी पूरी पड़ी है ना, अभी तो बड़ा कुछ करना है, तो आपको कुछ क्या चाहते हो आप ज़िंदगी में इसके बाद? सर मैं बेसिकली जैसे हमारा एजुकेशन सेक्टर है हिमाचल में, तो मुझे लगता है कि क्योंकि ड्यू टू रिमोटनेस ऑफ हिमाचल की जो हमारे रूरल स्टूडेंट्स हैं उन तक ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचता है, ना ही एक्सपोजर पहुंचता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर जो रूरल जो स्टूडेंट्स हैं, जो गांव में प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका जो फैसिलिटीज़ उनको जो मिल रही है दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू जो हमारे टाउन्स में या फिर चंडीगढ़ में या फिर दिल्ली में जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ा एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा फोकस करूं, जिससे आगे का फ्यूचर जो है अपना हिमाचल का, दैट इज़ कि मतलब उसमें यही है कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं वही आगे का फ्यूचर है। तो अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आगे का फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा हमारा। चलो नेक्स्ट टारगेट आपका ये है कि बहुत बढ़िया, कि चलो जो आने वाली जनरेशन है हिमाचल की, उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, खासकर एजुकेशन ही लाइन में, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि अगर वो कैपेबल हो जाएंगे तो शायद किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही उतना कुछ कर पाते हैं। तो फिर से आपको बहुत बहुत बधाई एक बारी। और एक लास्ट मैसेज, जो एस्पिरेंट्स, देखो आपको जो आपका मैसेज है वो 3 पार्ट में बंटना चाहिए। पहला कि जो बिगनर है, और दूसरा वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बेचारे रह पा रहे हैं या प्रीलिम्स में या मेंस में, है ना। तो और तीसरे वो लोग जो कोई जॉब कर रहा है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तीनों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? फर्स्टली तो बिगिनर्स के लिए तो ये मैसेज रहेगा कि सबसे पहले सिलेबस निकालें, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालें और बुक लिस्ट अपनी तैयार करें। बुक लिस्ट जैसे अवेलेबल नॉर्मल है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको बार बार पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को साथ साथ में सॉल्व करते रहें, चाहे वो मेंस के हो चाहे प्री के हो। और साथ साथ में प्री और मेंस की तैयारी करें तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी कारणवश उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मेरा मेन मैसेज यही रहेगा कि अपनी गलतियों से सीखें। अगर मेंस में फेल हो रहे हैं तो अपना आरटीए डाल के अपनी आंसर शीट चेक करें कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कहाँ पे कमी रह रही है, तो उसको इम्प्रोवाइज़ करें। और डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे और बिल्कुल मोटिवेटेड रहेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा बाद में। जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं उनका मेरा यही मैसेज है, आपको टाइप ऑफ जॉब देखनी है आपकी कैसी है। अगर हेक्टिक है तो आई थिंक उनको दे कैन रिज़ाइन, अदरवाइज हेक्टिक नहीं है दे कैन टेक आउट टाइम फॉर स्टडीज़। और ये तो डेफिनेटली वो सवेरे उठ के पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, और दिन को लंच में भी बहुत टाइम होता है, और वो अपने ई नोट्स बना सकते हैं अपने टैबलेट में, फ़ोन में,
जिसके कारण ये होगा कि आपका ट्रैवलिंग टाइम में आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिलेक्शन के लिए जॉब छोड़नी पड़ती है। जॉब के साथ साथ भी किया जा सकता है और नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है सर। ठीक है अभिषेक। थैंक यू सो मच।